से स्वागत है। अमन आज पढ़ो 6 जुलाई और 7 जुलाई के करंट अफेयर। 6 जुलाई के करंट अफेयर अलग से अपलोड नहीं हो पाई कोई तकनीकी खराबी के कारण। एक बार हम क्षमा चाहता तो सेशन ला लेट करे बिना चालू करता 6 जुलाई के करंट अफेयर। अब 6 जुलाई सबसे पहली न्यूज़ है हमन के कैंपा से। कैंपा सबसे पहले तो कैंपा के फुल फॉर्म पता होना चाहिए हमारा। कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। कैंपा एक फंड है, एक कोष है जेमा कंपनसेशन मिलते वन की। जो भी वन के लकड़ी उपयोग करे जाते या जो भी वन की लकड़ी ला उपयोग करके बेचे जाते बाजार में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा ओकर क्षतिपूर्ति पर और नया पेड़ लगाए पर एक कैंपा निधि बनाए गए हैं। वो कैंपा निधि में फिर पैसा डालते हैं और फिर से वनांचल क्षेत्र में जो भी गतिविधि प्रभावित हो रहे थे और फिर से पुनः सुधार किए जाते। वही न्यूज में चर्चा हुआ कैंपा के तो लिखा गया है कैंपा के अंतर्गत 300 करोड़ रुपए से 29 लाख रुपए की संरचनाओं का होगा निर्माण। तो का संरचना के निर्माण होगी तो नालों में अर्थात नाला विकास करना है। तो नरवा विकास कार्यक्रम सबसे इंपॉर्टेंट का है हमन के लिए। नरवा विकास कार्यक्रम नरवा गरवा गुरवा बारी से आए हुआ तो नरवा विकास कार्यक्रम जो है वो वनांचल में कैंपा मत से हुई। कौन सा मत से हुई? कैंपा मत से। तो याद रखिए कि नरवा विकास कार्यक्रम में एक और अंग जुड़ गए कैंपा से, जेकर अंतर्गत 2 राष्ट्रीय उद्यान 3 टाइगर रिजर्व 1 एलिफेंट रिजर्व सहित 32 वन मंडल में नरवा विकास कार्य की स्वीकृति दी गई से। अर्थात 32 वन मंडल में नरवा विकास कार्यक्रम चली। टोटल वन मंडल की संख्या क्या है? टोटल वन मंडल 34 तो सामान्य वन मंडल है और 2 परियोजना वन मंडल है। दो स्पेशल वन मंडल है। टोटल 36 वन मंडल है। तो 34 में के 32 वन मंडल में कैंपा से का होना है? नरवा विकास कार्यक्रम। नरवा विकास कार्यक्रम तो कैंपा के हमारा फुल फॉर्म याद रखना है। यह 2006 ले लागू हो है। कैंपा के लिए एक एक्ट घला बने हैं वह। कैंपा के लिए एक एक्ट भी है जैसे 2019 में आए हैं। कैंपा एक्ट 2019 बोलते हैं इसको। तो याद रखिएगा कैंपा के लिए एक एक्ट भी है और कैंपा 2006 से लागू हुआ। कोष बना एक, इसमें पैसा डालते हैं फॉरेस्ट की क्षतिपूर्ति हेतु। आइए चलते हैं अब अगले न्यूज की ओर। हमारा अगला जो न्यूज है वो है धान खरीदी से। धान खरीदी का है आगामी वर्ष 2022-23 में कतका लक्ष्य रखे हुए धान खरीदी के कै लाख मीट्रिक टन यही याद रखना है। तो 2022-23 में 110 लाख ये लक्ष्य है हमारे के इस साल के निर्धारण किए गए हैं। पुराना लक्ष्य कार्य से 2021-22 के 105 लाख मीट्रिक टन। इनमें पूर्ति कितना हो सकी? 105 लाख मीट्रिक टन में धान खरीदी कितना हो समझिए 97.98 लाख मीट्रिक टन। तो याद रखिए ए साल ये घोषणा हो है कि हम कितना का धान खरीदी करबो तो 110 लाख मीट्रिक टन धान के खरीदी करना है। अर्थात 5 लाख मीट्रिक टन हमन के बढ़ गए हैं लक्ष्य में पिछले साल के मुकाबला। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यही याद रखना है हमारा
ये साल धान खरीदी के कितना घोषणा करी से समर्थन मूल्य में? तो 110 लाख मीट्रिक टन। याद रखिए कि समर्थन मूल्य पर बात कर रहे हैं हम लोग, ना कि हम लोग बोनस के बाद किसान न्याय योजना जो है उसके 2500 की बात नहीं कर रहे हैं, 2500 की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग समर्थन मूल्य पे बात कर रहे हैं। ठीक है, याद रखिएगा निर्धारण किस पे किया गया है इस राशि का? तो समर्थन मूल्य पे। और जो पिछले वर्ष के किसान पंजीकृत हैं, जो पिछले वर्ष के किसान पंजीकृत है, कितने पंजीकृत है यहाँ पे दिया हुआ है। पिछले वर्ष 24,06,000 से अधिक किसानों ने धान विक्रय हेतु पंजीयन कराया था। पंजीकृत किसान जो है 24 लाख, उन्हें कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा, अर्थात इस साल के लिए उन्हें पंजीयन कराने की जरूरत नहीं है। वही 24 लाख का पुनः पंजीयन करा दिया जाएगा, प्लस इसमें और जो नए ऐड होंगे उनको भी जोड़ दिया जाएगा। नया ऐड होगा और 24 लाख जो पहले से थे वो। तो याद रखिएगा किसानों, पंजीकृत किसानों की संख्या क्या है? तो 24 लाख है अभी तक, तो फिर और होगी जब पंजीयन चालू होगा। तो वर्तमान में लक्ष्य क्या रखा गया है? तो यह याद रखिए 110 लाख मीट्रिक टन। यह इंपॉर्टेंट है 2022-23 के लिए। सन आपको याद रखना जरूरी है क्योंकि मिक्स हो जाता है। तो आइए चलते हैं अब अगले न्यूज की ओर। अगला न्यूज क्या है? अगला न्यूज जो है हमारा फिर से है गौठान से, अर्थात नरुआ गरुआ गुरुआ बारी के गोधन न्याय योजना से। रायगढ़ जिले के 279 और राज्य के 3,089, याद रखिएगा 279 और 3089, ये कहाँ के हैं? राज्य के हैं। और ये कौन से जिले का है? रायगढ़ जिले का। तो रायगढ़ जिले के 279 और राज्य के 3,089 गौठान कैसे हो गए? तो स्वावलंबी हो गए, अर्थात खुद का गोबर का व्यवसाय करने लगे और वो आर्थिक रूप से क्या हो गए? सक्षम हो गए। अब उन्हें राज्य शासन द्वारा कोई सहायता देने की जरूरत नहीं है, वह स्वयं में ही स्वावलंबी हो चुके हैं। तो हमें यह संख्या याद रखनी है कि कितने गौठान स्वावलंबी हो गए हैं। तो राज्य में 3,089 और रायगढ़ में 279। और लगभग सभी गौठान, जितने भी गौठान हैं, उन्हें क्या किया जा रहा है? स्वावलंबी बनाने की ओर प्रयास किया जा रहा है। इस कड़ी में अलग अलग आप देख सकते हैं कि महात्मा गांधी औद्योगिक पार्क का गठन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत अनेक आर्थिक गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है। बुनाई, कढ़ाई और अन्य आय मूलक गतिविधियां संचालित हो रही है। तो आप याद रखिएगा, हमें केवल यह डाटा याद रखना है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि रायगढ़ में 279 और पूरे राज्य में 3,089। आइए चलते हैं अगले न्यूज की ओर। यह न्यूज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यह न्यूज है हमारे इतिहास से संबंधित, छत्तीसगढ़ के इतिहास से संबंधित न्यूज है। तो आइए देखते हैं न्यूज पे क्या लिखा है। थोड़े दिन पहले ही इस न्यूज के बारे में चर्चा की गई थी, परंतु विस्तृत चर्चा नहीं हो पाई थी। आज इस न्यूज को विस्तृत चर्चा करते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण आंदोलन की अग्रिम पंक्ति के नेता, पूर्व राज्यसभा सांसद हैं स्वर्गीय श्री रामाधार कश्यप जी। सबसे पहले तो याद रखिए कि राज्य निर्माण में इनकी भूमिका थी, राज्यसभा सांसद थे, और नाम क्या है? तो रामाधार कश्यप जी। कि इनकी कृतित्व पर आधारित पुस्तक पृथक छत्तीसगढ़ आंदोलन के दुर्धर्ष नायक, यह किताब का नाम याद रखिए, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। पृथक छत्तीसगढ़ आंदोलन के दुर्धर्ष नायक रामाधार कश्यप का विमोचन हुआ, यह किताब का नाम है। किताब का क्या नाम है? बुक जो लॉन्च हुआ, विमोचन किया गया मुख्यमंत्री जी द्वारा, उसका नाम है पृथक छत्तीसगढ़ आंदोलन के दुर्धर्ष नायक कौन थे? रामाधार कश्यप। यह याद रखिएगा, यह हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
यह पॉइंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, तो आप इसे याद कर ही लीजिएगा। इस अवसर पर बिलासपुर शहर के किसी प्रमुख चौराहे पर स्वर्गीय श्री रामाधार कश्यप की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। ये जो किताब है, पृथक छत्तीसगढ़ आंदोलन के दूरदर्श नायक रामाधार कश्यप, इनका जो संपादन है वह साहित्यकार डीडी महंत ने किया है, याद रखिएगा। साहित्यकार किसने कहा है? डीडी महंत ने। मन्नूलाल साहू एवं सुशील भोले जी द्वारा आयोजित किया गया था। यह हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट नहीं, हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है संपादक। संपादक कौन है इसका? तो डीडी महंत, यह याद रखिएगा। संपादक कौन है? डीडी महंत। किताब का नाम क्या है? तो पृथक छत्तीसगढ़ आंदोलन के दूरदर्श नायक रामाधार कश्यप। आइए देख लेते हैं इनके बारे में। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने इस अवसर पर कहा कि राज्य में स्वर्गीय श्री रामाधार कश्यप की अग्रणी भूमिका है राज्य निर्माण में। सहज स्वभाव के व्यक्ति थे। छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के स्वप्न दृष्टिया, यहाँ पे खूबचंद बघेल जी को लिया गया है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए कि स्वर्गीय श्री कश्यप जी ने 1969 में पृथक छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण को लेकर मध्य प्रदेश के विधानसभा में पर्चा फेंक कर, इन्होंने क्या किया था? मध्य प्रदेश विधानसभा में पर्चा फेंका था और पूरे देश के जो नजरें हैं वो अलग छत्तीसगढ़ की ओर केंद्रित किया था। तो सन याद रखिए, 1969 पे पृथक छत्तीसगढ़ हेतु प्रयास किया गया, इनके द्वारा प्रयास किया गया पृथक छत्तीसगढ़ हेतु, तो रामाधार कश्यप जी द्वारा। हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस न्यूज में इतना ही है कि पृथक छत्तीसगढ़ आंदोलन के दूरदर्श नायक रामाधार कश्यप की पुस्तक का विमोचन हुआ। यह हेडिंग ही था, यह किताब का नाम ही है पृथक छत्तीसगढ़ आंदोलन के दूरदर्श, और इसके संपादक कौन है? डीडी महंत। 1969 में इन्होंने मध्य प्रदेश विधानसभा पे एक पर्चा फेंका, जिससे पूरे देश का ध्यान क्या हुआ? छत्तीसगढ़ की ओर गया, अर्थात छत्तीसगढ़ निर्माण की ओर आकर्षित हुआ। चलिए चलते हैं अगले न्यूज की ओर। अब जो अगला न्यूज है वह बहुत इंपॉर्टेंट है, जो 7 जुलाई का है, क्योंकि 7 जुलाई में न्यूज केवल एक ही थे, वो थी मंत्रिपरिषद की बैठक। यह हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, याद रखिएगा। सबसे पहले तो यह लाइन याद है कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में, यहां से पॉलिटी भी ले लेते हैं कि मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो मुख्यमंत्री। मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो मुख्यमंत्री। सबसे पहला लाइन में ही एक इंपॉर्टेंट बात है। आज उनके निवास कार्यालय में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक निम्नानुसार। तो देखते हैं मंत्रिपरिषद की बैठक में क्या क्या हुआ है। तो सबसे पहला, राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने। राज्य में कैसे वाहन? आप इलेक्ट्रिक ही लिखेंगे, अगर एग्जाम में आता है तो आप इलेक्ट्रिक वाहन नहीं लिखेंगे। बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी 2022, वाहन पॉलिसी 2022 का अनुमोदन किया गया। याद रखिएगा, राज्य ने एक इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी का अनुमोदन कर लिया है। इस नीति में क्या क्या है यह देखते हैं। तो इस नीति में कैसे गाड़ी आते हैं? तो पहला कमर्शियल, अर्थात जो व्यवसाय के लिए यूज होते हैं। नॉन कमर्शियल, जो घरों में यूज होते हैं। इसमें 2 पहिया, 3 पहिया, 4 पहिया और मालवाहक, यात्री वाहन या अन्य श्रेणी के इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीदी पर विभिन्न छूट एवं सुविधाएं होंगी। तो हमें छूट एवं सुविधाएं देखनी कि छूट क्या है, सुविधा क्या है, प्रावधान क्या है। तो जब इलेक्ट्रिक वाहन रहेंगे तो उनके लिए क्या लगेगी? आसान चार्जिंग सुविधा। तो आसान चार्जिंग सुविधा है तो क्या करेंगे? चार्जिंग स्टेशन। पहला, खरीदी पर क्या होगी? छूट होगी। दूसरा क्या होगा? चार्जिंग स्टेशन बनाएंगे। और क्या होगा? सब्सिडीज दी जाएगी इलेक्ट्रिक वाहनों पर, और इनके प्रयोग के लिए प्रचार किया जाएगा कि भाई इलेक्ट्रिक वाहन का प्रयोग करो। तो देखते हैं आगे क्या है। पहला न्यूज तो है हमारे
इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी से। दूसरा क्या है मंत्रिपरिषद की बैठक का निर्णय में? तो दूसरा है किसानों के लिए। आप सभी जानते हैं छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहते हैं, या धान का उत्पादन अत्यधिक मात्रा में होता है। तो सरकार चाहती कि धान के अलावा अन्य फसलों का भी उत्पादन अत्यधिक मात्रा में हो। इसी क्रम में राज्य में दलहन फसलों की पैदावार बढ़ाने की दिशा में निर्देश दिए हैं। क्या कौन सी फसल बढ़ाने हैं? दलहन फसल। तो खरीफ विपणन वर्ष दो 2022-23 है, अर्थात यह जो वर्ष आ रहा है जिसमें अभी फसल लगा रहे हैं, इसमें अरहर उड़द मूंग की फसलों का उपार्जन किया जाएगा। अर्थात सरकार इसकी इन फसलों के उत्पादन हेतु क्या करेगी? सहायता करेगी और इनके उपार्जन पर ज्यादा जोर देगी। यह दूसरा था। तीसरा जो निर्णय है कैबिनेट का वह है कि राज्य सरकार द्वारा बिजली बिल हाफ योजना। आप सभी जानते हैं कि 400 यूनिट से अगर कम है बिजली का प्रयोग, 400 यूनिट से अगर आप कम बिजली प्रयोग करते हैं तो इसमें 50% का रिबेट प्राप्त होता है। आपको क्या प्राप्त होता है? 50% का रिबेट प्राप्त होता है, अर्थात छूट प्राप्त होता है। तो जो बिजली बिल हाफ योजना है उसका क्या कर रहे हैं? विस्तार कर रहे हैं। इसमें क्या है, नरवा गरवा घुरवा बारी जो योजना है हमारी, उसके तहत जो गौठान में कुछ भी इंडस्ट्रियल पार्क स्थापित किए जा रहे हैं या ग्रामीण औद्योगिक पार्क स्थापित किए जा रहे हैं उसमें बिजली लगती है। तो इस वाले जो यूनिट है अर्थात गौठान या अन्य गौठान से संबंधित जो भी प्रसंस्करण केंद्र हैं, उन सभी में इस बिजली बिल हाफ योजना का विस्तार किया गया। अर्थात अब अगर गौठान में आप कोई प्रसंस्करण केंद्र खोल रहे हैं या कोई भी औद्योगिक काम के लिए बिजली ले रहे हैं, उस बिजली में भी आपको 400 यूनिट तक विद्युत की खपत पर आधी राशि होगी। अर्थात इसका विस्तार कर दिया गया। पहले यह केवल घरेलू उपभोक्ताओं के लिए था, परंतु अब यह है तो कमर्शियल उपभोक्ताओं के लिए, परंतु केवल नरवा गरुआ गुरुआ बारी की कमर्शियल योजनाओं के लिए। अर्थात गौठान में जो ग्रामीण औद्योगिक पार्क बनाए गए हैं उनमें विद्युत कनेक्शन लेने और विद्युत की जो पेमेंट है अर्थात विद्युत का जो हम बिल देते हैं उसमें 50% रियायत देने का फैसला लिया गया है। तो याद रखिएगा, अब गौठान में अगर कोई प्रसंस्करण केंद्र लगाता है या अन्य आय मूलक गतिविधियों के लिए व्यवसाय चालू करता है या औद्योगिक श्रम करता है, तो उसमें अगर वह कुछ मशीन लगाता है जो विद्युत से चलता है तो उस विद्युत के बिल पे 50% छूट मिलेगा। यह बिजली बिल हाफ योजना का विस्तार किया गया है नरवा गरवा घुरवा बारी योजना के साथ। अगला जो न्यूज है वह है छत्तीसगढ़ के निवास प्रमाण पत्र। तो आप सभी को पता है एग्जाम में यह बहुत धांधली होती है, जो छत्तीसगढ़ के नहीं है वह छत्तीसगढ़ का निवास प्रमाण पत्र बनवा लेते हैं। इसी निवास पर प्रमाण पत्र बनवाने की जो प्रक्रिया है उसको और तर्क संगत बनाया है, अर्थात स्ट्रांग बनाया गया है कि जो बाहर के लोग हैं जो छत्तीसगढ़ के मूल निवासी नहीं है वो निवास प्रमाण पत्र ना बनवा सके। इसके लिए पूर्व निर्धारित प्रावधानों में क्या कर दिया गया? संशोधन किया गया। तो देखते हैं छत्तीसगढ़ के किसी संस्था में प्रवेश अर्थात मूल निवासी वाला जो एडमिशन है, संस्था में प्रवेश अथवा शासन के अधीन सेवा, ये है जॉब के लिए, ये निर्धारित योग्यता के साथ साथ, पहले तो कोई योग्यता थी इनके साथ साथ किसी शैक्षणिक संस्था कक्षा से 8वीं की परीक्षा के स्थान पर पहली, चौथी और 5वीं कक्षा की परीक्षा को शामिल किया गया है। पहले क्या है, आप एडमिशन के लिए कहीं भी अगर 8 क्लास से पढ़े थे तो आप मान लीजिए राज्य में आपने 8वीं क्लास पढ़ा है, अब राज्य के निवासी काउंट होते थे। अब इस केवल 8वीं वाले प्रावधान को बदलकर फर्स्ट, फोर्थ और फिफ्थ ये तीनों क्लास कर दिया गया है। अर्थात आप पहली कक्षा, चौथी कक्षा और 5वीं कक्षा की परीक्षा में अगर आप शामिल थे तब निवास प्रमाण पत्र वाला काम आपका हो सकता है, अर्थात आप निवासी माने जा सकते हैं अगर ये प्रावधानों के साथ अन्य और प्रावधान भी है ना इसके साथ, यह केवल अकेले नहीं है, केवल 8वीं की जगह अन्य प्रावधान जोड़ा गया है। और अन्य में क्या शामिल किया गया है? तो फर्स्ट, फोर्थ और फिफ्थ क्लास आपको पढ़ा हुआ होना चाहिए इस राज्य में। यह था निवास प्रमाण पत्र से संबंधित। कैबिनेट का अगला जो निर्णय था वह था छत्तीसगढ़ राज्य में मेगा और अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट की स्थापना को प्रोत्साहित करने हेतु राज्य औद्योगिक नीति। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, राज्य की औद्योगिक नीति कई ठोक एग्जाम में आ चुका है कि हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी कब से कब तक है, तो 19 से 24 तक याद रखिएगा।
इंडस्ट्रियल पॉलिसी हमारी कब से कब तक है, तो 19 से 24 तक। इसी 19 से 24 तक की जो औद्योगिक नीति है, इसमें मेगा और अल्ट्रा प्रोजेक्ट है तो विशेष प्रोत्साहन पैकेज अर्थात इकोनॉमिकली सब्सिडी देने वाले हैं, इकोनॉमिक सब्सिडी। और अन्य सब्सिडी जो है इकोनॉमिक संबंधित, जैसे छूट देना, राजस्व पंजीयन में छूट, बिजली बिल में छूट, ऐसे छूट जो है विभिन्न प्रोजेक्ट को दिए जाएंगे, जिससे क्या हो सके, हमारे यहाँ औद्योगिक क्षेत्रों का विकास हो सके और उद्योग में बढ़ावा हो सके। तो यह एक निर्णय था। अगला जो निर्णय है, यह हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी हम इसे देख लेते हैं कि पर्यावरण विभाग अथवा अध्यक्ष छत्तीसगढ़ भू संपदा विनियामय प्राधिकरण द्वारा जो स्टाम्प ड्यूटी लगती थी 10,000 एवं पंजीयन शुल्क लगता था 5,000 रुपए, जो भू संपदा विनियामक प्राधिकरण है उनके द्वारा कॉलोनी बनाई जाती है। उन कॉलोनियों में जो निवासी रहते हैं उन्हें प्रमोटर के संघ पर अभी तक कोई शुल्क नहीं लगता था। अगर आप किसी कॉलोनी में निवास करते हैं जो किसके द्वारा बनाया गया है, तो छत्तीसगढ़ भू संपदा विनियामक प्राधिकरण द्वारा, और प्रमोटर द्वारा आवंटित किया जाता है किसी कॉलोनी के क्षेत्र को, तो पहले उसमें स्टाम्प पंजीयन शुल्क नहीं देना पड़ता था, अब स्टाम्प पंजीयन शुल्क भी देना पड़ेगा 10,000 और 5,000। ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कम महत्वपूर्ण है, तो कृपया आप इसे याद रखें तो भी ठीक है। अगला जो निर्णय था कैबिनेट का, हुआ था गोधन न्याय योजना के अंतर्गत प्रदेश के गौठानों में जन भागीदारिता हेतु, ये जन भागीदारिता को बढ़ावा दे रहे हैं, तो कहते हैं सामुदायिक भागीदारी या सामुदायिक भागीदारिता, बात याद रखिएगा, जन भागीदारिता। गौठान प्रबंधन समितियों का चयनित एनजीआई और एनजीओ के माध्यम से केंद्र प्रवर्तित एक्सटेंशन रिफॉर्म आत्मा योजना के प्रावधान के अनुसार प्रशिक्षण, प्रोत्साहन, पुरस्कार प्रदान करके गौठान के विकास, रख रखाव के लिए गोधन न्याय योजना के अंतर्गत बजट प्रावधान में से 3% और राशि प्रशासकीय मद में निर्धारित करने का निर्णय लिया गया है। अर्थात यह जो योजना थी आत्मा योजना, जिसमें क्या किया जाता था, ट्रेनिंग दिया जाता था, जिसमें ट्रेनिंग, प्रोत्साहन, पुरस्कार या अन्य विकास या रख रखाव के कार्य सिखाए जाते थे, उसके बजट का 3% प्रावधान इसके प्रशिक्षण पे यूज किया जाएगा, तो गौठानों के प्रशिक्षण में यूज किया जाएगा। गौठान में जो व्यक्ति काम कर रहे हैं उन्हें कैसे काम करना चाहिए, क्या है, और अन्य सभी प्रबंधन कार्यों की कुशलता, इन सब के लिए आत्मा योजना का जो 3% राशि है वह व्यय किया जाएगा गोधन न्याय योजना में। अगला जो कैबिनेट का निर्णय था वह गौठानों से संबद्ध एवं स्व सहायता समूह एवं प्राथमिक सहकारी समितियों को कंपोस्ट विक्रय पर प्रोत्साहन राशि है और वार्षिक कंपोस्ट विक्रय पर बोनस राशि। ये याद रखिएगा, जो सहकारी समितियां है वो क्या बेचती है, गोबर कंपोस्ट बेचती है। जो गौठान से गोबर कंपोस्ट निकलता है उसे कौन बेचता है, सबसे पहले तो स्व सहायता समूह एवं प्राथमिक सहकारी समिति, ये तो नाम याद रखिएगा। इन लोग गोबर से बने कंपोस्ट खाद का विक्रय करते हैं और इस विक्रय पे प्रोत्साहन राशि दी जाएगी और बोनस राशि दी जाएगी, यह भी याद रखिए, यह भी निर्णय लिया गया है। अगला जो निर्णय था कैबिनेट का हुआ था धान खरीदी से। तो जो धान खरीदी का विपणन वर्ष है 2021-22, क्योंकि हो चुका है, धान खरीदी हो चुकी है, वह वाली बात कर रहे हैं हम लोग। इसमें राइस मिलों को प्रोत्साहन राशि प्रदान करना है, तो इसके लिए क्या निर्णय लिया गया है कि प्रोत्साहन राशि की 50% राशि का भुगतान कस्टम मिलिंग के शुल्क के साथ किया जाएगा तथा शेष 50% केंद्रीय पूल में जमा होने का, मतलब 50% एडवांस दिया जाएगा कस्टम मिलिंग के साथ और 50% पूल पे जमा होने के बाद। पहले पूरा पूल पे जमा होने के बाद पेमेंट किया जाता था, एडवांस का प्रावधान नहीं था। अब 50% एडवांस का भी प्रावधान है, अर्थात मिलिंग के साथ साथ 50% राशि मिलर्स को दे दी जाएगी, जिससे ही मिलिंग्स में तीव्रता आए और केंद्रीय पूल में जो चावल जमा करने का लक्ष्य है हमारा वह जल्दी पूर्ण हो सके। अगला जो कैबिनेट का डिसीजन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, यह याद रखिए, हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अति टाइप का इंपॉर्टेंट है यह। छत्तीसगढ़ पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार पेशा बोल रहा है यह, पंचायत एक्सटेंशन इन शेड्यूल्ड एरियाज के नियम 2022 के प्रारूप के अनुमोदन किया गया।
हम यह पढ़ेंगे पेशा अधिनियम, जब छत्तीसगढ़ की क्लासेस पढ़ेंगे तो पेशा अधिनियम पढ़ेंगे कि होता क्या है। यह प्रारूप का अनुमोदन किया गया इसे 2022 का। अगला जो निर्णय था कैबिनेट का, वो हमारे लिए भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि छत्तीसगढ़ में मोलासिस, मोलासिस आप जानते नहीं होंगे तो बता दो कि जो गन्ना है उसे पेर लेने के बाद अर्थात उनसे रस निकाल लेने के बाद जो बचता है वह सीरा है, मोलासिस। तो छत्तीसगढ़ में गन्ने का जो सीरा है उसे उपयोग को विनियमित करने के लिए छत्तीसगढ़ मोलासिस सीरा नियंत्रण एवं विनियम नियम 2022 का प्रारूप किया गया है। आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में शक्कर कारखाने बहुत सारे हैं अर्थात कृषि आधारित उद्योग हैं। तो उस के लिए जो गन्ना है उसके मोलासिस क्या नियंत्रण एवं विनियमन करने के लिए नियम बना दिया गया है। हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यह निर्णय भी इंपॉर्टेंट है कि छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन, ये याद रखिएगा, और राजीव मितान क्लब, युवा लिखना भूल गए इन लोग, राजीव युवा मितान क्लब के लिए उपकर राशि लिया जाएगा। अर्थात जो टैक्स पे सेस लगता है, टैक्स पे एक्स्ट्रा उपकर लगाते हैं, उसके लिए जैसे स्वच्छ भारत योजना के लिए आप 0.5% उपकर देते हैं, 0.5% उपकर रहता है। किसी भी बिल में देखेंगे तो आप स्वच्छ भारत के लिए 5% का उपकर, 0.5% का उपकर लगा दिया जाता है। उसी तरह छत्तीसगढ़ के जो टैक्सेस हैं उसमें छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन और राजीव युवा मितान क्लब के लिए क्या कर दिया जाएगा, उपकर लगाया जाएगा अर्थात टैक्स के ऊपर और टैक्स लिया जाएगा इन दोनों योजनाओं को विस्तृत करने के लिए। अगला जो कैबिनेट का निर्णय था हुआ था छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विधेयक 2022 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया है। तो यह भी याद रखेगा निजी विश्वविद्यालय आयोग के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं अभी नए, श्री उमेश कुमार मिश्रा। तो आज के लिए इतना ही। यदि हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपको कोई दिक्कत है तो कमेंट करें, वी आर हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू।